डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है रेट चेंज वाले टॉपिक को ही जहां पहले हुआ है उससे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, उससे आगे है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल जो कॉस्ट है, कुल लागत का उत्पादन के सापेक्ष में परिवर्तन। कुल लागत का उत्पादन के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत कहते हैं। इसे MC से निरूपित करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए जो आपको दिया होगा उसे अवकलन करके ज्ञात कर लेते हैं। अवकलन करके ज्ञात करते हैं। सेम मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आय। मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट था या टोटल रेवेन्यू है, और वहां आउटपुट मतलब उत्पादन के सापेक्ष में अवकलन हो रहा था। यहां पर आपने कितनी इकाइयां बेची हैं इसके सापेक्ष में आपको अवकलन करना है। इसको MR से निरूपित करते हैं। इसको भी ज्ञात करने के लिए हम अवकलन ही करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा और वो आपको करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट को आउटपुट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होता है। इसी प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, या जितनी इकाइयां आपने बेची हैं उसके सापेक्ष परिवर्तन होता है। इसको MC से नोट करते हैं, इसको MR से निरूपित करते हैं। दोनों को ही ज्ञात करने के लिए अवकलन करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए अवकलन करते हैं। सिंपल है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर भी देखें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है। आपकी पूरी एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड या इस पर आधारित मिल सकते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में केवल और केवल आपको अवकलन करना है। देखें, क्वेश्चन है किसी वस्तु की X इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत CX दिया हुआ है 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपको ज्ञात करनी है।
जबकि 3 इकाई उत्पादित हो रही हैं। देखें तो हमें CX दिया हुआ है। CX क्या दिया है? 0.005x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। अब इसको x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, क्योंकि उत्पादन के सापेक्ष में करना होता है और उत्पादन हमारा x है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा? ये 3 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.0053x² माइनस 0.02 और इसका हो गया 2x प्लस इसका हो गया 30 और इसका हो गया 0, मतलब आ गया 0.015x² माइनस ये हो गया 0.04x प्लस 30। तो ये सॉरी dx आएगा, तो dCx/dx की वैल्यू यह है 0.015x² माइनस 0.04x प्लस 30। अब हमें चूंकि ये 3 दी हुई है x की वैल्यू, तो इस पर ये आपको निकालनी है वैल्यू, NC की वैल्यू निकालनी है। तो NC कितना आएगा? मार्जिनल कॉस्ट कब? जब x की वैल्यू 3 है, तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी dCx/dx में x की जगह 3 रख दो, तो कितना आएगा? 0.15 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। तो ये आ गया आपका 0.015 इंटू 9 माइनस ये हो गया 0.12 प्लस 30, तो कितना हो गया? 15 नम्मा 135 माइनस 0.12 प्लस 30, ये आया। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगी? इसको जरा सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 30.015। ये अप्रोक्सीमेटली या लगभग आएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट है। ये तो मार्जिनल कॉस्ट में कुछ नहीं करना है आपको, केवल x में दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, t में दिया है तो t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है। इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू का एक क्वेश्चन है। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय RX दिया हुआ है 3x² प्लस 36x प्लस 5। तो सीमांत आय जब x बराबर 5 हो, बिल्कुल सिंपल है। इसको x के रेस्पेक्ट अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 6x प्लस 36। अब dRx/dx इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं।
और x की जगह जो उसने दिया है वो रख दीजिए। तो 6 इंटू 5 धन 36, तो होगा 30 प्लस 36 मतलब 66 आ गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, दोनों ही स्थितियों में आपको अवकलन करने के बाद जितना x का मान या t का मान दिया गया है उसे आप रख देंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट भी और मार्जिनल रेवेन्यू भी दोनों आपके कैलकुलेट हो जाएंगे या दोनों ज्ञात हो जाएंगे। देखिए, मार्जिनल कॉस्ट तो होती है उत्पादन, और वो वहां पे आपने कितनी इकाइयां बेची हैं, इन दोनों का परिवर्तन देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा परिभाषा को समझ लें, समझते हुए याद कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी सी परिभाषा समझने की जरूरत है। अब जरा आगे चलें। यदि हम इसकी बात करें dx अपॉन dt, तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा। इसको हिंदी में बोलेंगे x भुज को बोलते हैं, भुज के परिवर्तन की दर, भुज परिवर्तन की दर। इसी तरीके से dy बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हम y को बोलते हैं, या कोटि परिवर्तन की दर, कोटि परिवर्तन की दर होती है यह। इसी तरीके से dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, तो d अपॉन dt, v का मान होता है ds अपॉन dt, तो ये d और d आपका d स्क्वायर हो जाएगा, d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर। इसी को हम त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं। ए, इस a की वैल्यू v इंटू डी वी बाई डी एस v होती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा भुज परिवर्तन की दर मतलब dx बाई dt, और कोटि, y को कोटि बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं, ये कोटि है, ये भुज है, x मतलब भुज, y मतलब कोटि, और d और dt लग रहा है तो परिवर्तन की दर है। इसी तरीके से ये वेग परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर, यह है। और जरा थोड़ा आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है dA अपॉन dt, ये क्षेत्रफल है A, क्षेत्रफल K,
परिवर्तन की दर, या इसको हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसी तरीके से यदि हम बात करें ds अपॉन dt, यानी पृष्ठ के परिवर्तन की दर, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। इसी प्रकार से यदि हम आयतन की बात करें, आयतन की यदि हम बात करें तो dv अपॉन dt आयतन की परिवर्तन दर, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इसी तरीके से ये कैपिटल V है, छोटा भी होता है तो वो वेलोसिटी को करता है, और बड़ा भी होता है तो वो आयतन को निरूपित करता है। इसी प्रकार से d थीटा अपॉन dt, तो कोण के परिवर्तन की दर, कोण के परिवर्तन की दर, या हम कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है dx बाई dt विस्थापन की दर, या चली गई दूरी की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। यह है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ कुछ फॉर्मूले हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। इसको ds बाई dt से भी आप डिनोट कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं
सबसे पहले बात करें गोले की। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन हो गया। अब गोले का पृष्ठ, सरफेस एरिया, गोले का क्षेत्रफल या पृष्ठ, गोले का पृष्ठ या क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4πr²। तो ये गोले की बात हो गई। अब जरा हम बात करें वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, circumference of circle that is 2πr। अब आर स्मॉल आर ले रहे हैं या कैपिटल आर ले रहे हैं? स्मॉल आर ले रहे हैं तो स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर ले रहे हैं तो कैपिटल आर होगा। स्मॉल आर ही ले लीजिए। जहां पर स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या है, जहां स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ सर्किल है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भुजा क्यूब, P बराबर एक्स क्यूब। यदि x घन की एक भुजा हो तो इसी प्रकार से घन का पृष्ठ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
उनका पृष्ठ होता है 6a², 6 भुजा का वर्ग, 6 भुजा का वर्ग, 6 साइड स्क्वायर, ये हो गया। अब यदि हम बात करें शंकु की, यदि हम बात करें तो शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। इसी प्रकार से शंकु का पृष्ठ, सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल, ये शंकु का होता है। इसी प्रकार से बेलन की यदि बात करें, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उसी प्रकार से बेलन का पृष्ठ, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये ऊपर नीचे का हो गया, प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन, आर प्लस एच, ये आपका हो गया है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके काम आएंगे और आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो कल के लेक्चर से शुरू कराई जाएंगी। बहुत ही आसान है ये वाला टॉपिक। ये सबसे पहली एक्सरसाइज है, वो सबसे आसान है। तो आप होमवर्क नोट कर लें, आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है टोटल रेवेन्यू RX 3x² plus 36x plus 5, then find marginal revenue at x equal to 15। यदि r बराबर x 3x² plus 36x plus 5 से प्रदत्त है तो x बराबर 15 पर सीमांत आय
ज्ञात कीजिए। ये है आज का क्वेश्चन है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है या सीमांत आय निकालनी है, MR। हमने आज दोनों के बारे में बात की थी, तो दोनों को ही आप पढ़ें पहले, और उस पर बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन आता है आपको, तो आप इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। पहली वाली जो एक्सरसाइज है इसमें लगभग 6 एक्सरसाइज हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 तक है। 8.6 के अलावा और कोई एक्सरसाइज आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी, बशर्ते आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उस वीडियो को बार बार देखते रहें, अच्छे से देखें, क्योंकि ये चैप्टर 8th चैप्टर बच्चों को लास्ट तक परेशान करता है। ठीक है ना। ऐसे तो 8, 9, 10, 11, 12 तक बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं बच्चे ये चैप्टर्स, लेकिन 8 में लास्ट की 1 या 2 एक्सरसाइज ज्यादा परेशान करती हैं, और साथ के साथ ही आप इसको करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप इसको अच्छे से सीरियसली पढ़ें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का होमवर्क यही है, इसको करना है सभी बच्चों को। थैंक्स।